करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं ब्रीफ कर रही थी और सीरीज चल रही थी केसेस की, वो सब कहाँ गायब हो गई और मैं ही गायब हो गई। तो उस रीज़न ये भी था अ, अ, कि एक एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना था जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये आईबीसी का एग्ज़ाम था और इंसॉल्वेंसी लॉ का। तो इसमें ये मेरा क्लियर हुआ रही, भगवान की कृपा रही। अब वही था कि बहुत लोग पूछते थे कि जब मैं केसेस ब्रीफ करती थी या कुछ भी, कि आप क्या इसमें एज ए आरपी हो, आईआरपी हो, लिक्विडेटर हो या क्या हो, आपको कैसे नॉलेज है या क्या। तो एक तो मैं 2019 से ही प्रैक्टिस में हूँ एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो आईबीबीआई की मतलब बेसिकली 13 ईयर्स हो चुके हैं एज अ सीएस प्रोफेशन में। तो इस प्रोफेशन में जो मैं हूँ आईबीसी वाले में, वो मैं एज अ लीगल प्रैक्टिस कर रही थी 2019 से, और लॉ फर्म्स के साथ। तो अब ये हुआ कि ठीक है, जो इतनी सारी क्वेरीज आती हैं तो उसका भी एक रेजोल्यूशन चाहिए, और मुझे इस फील्ड में और भी आगे बढ़ना था। तो मैंने ये एग्ज़ाम पास। और दूसरा ये भी था कि एक वेबिनार भी हुई सीए इंस्टीट्यूट ने जो करवाई, और थैंक यू टू द चेयरमैन सर और सब सीए इंस्टीट्यूट को, सारे मेंबर्स को। और जो ये एक अवार्ड भी मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये एक अवार्ड है मेरा जो मैंने आईबीसी पे प्रेजेंटेशन दी थी, हाउ टू बिकम आईबीसी प्रोफेशनल। तो जब क्लियर किया एग्ज़ाम, तो उसके पास मेरे पास क्वेरी आई कि क्या मैडम कैसे आपने तय किया, कैसे करना है, कब कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए। तो वो थोड़ा सा मैं आपके सामने आज ब्रीफ करूंगी इस चीज़ को भी, कि एक तो सबसे पहले वो हमारी अगर 10 इयर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, एज अ 10 ईयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं एज अ एडवोकेट, एज अ सीएस, एज अ सीए या एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इन चारों प्रोफेशनल के लिए ये है क्राइटेरिया कि 10 इयर्स हो चुके हैं आपको, तो आप इस एग्ज़ाम को दो। ठीक है। दूसरा, आप अगर आप एमबीए वगैरह किया हुआ के लिए, तो उसके लिए है आपका जो 15 ईयर्स है, वो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कि आपका 15 ईयर जॉब में हो चुके हैं कंप्लीट, या जैसे भी प्रैक्टिस तो होती नहीं खैर एमबीए में। तो वो अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है, तो आप उस केस में एम्प्लॉयमेंट आपका 15 इयर्स हो चुका है, तो मैं उस केस में इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। तो और क्राइटेरियाज हैं। तो अभी जो प्रोफेशन के बारे में, जैसे हम जिस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो वो उनके बारे में मैंने ब्रीफ किया है। और इसमें मैं लिमिटेड इंसॉल्वेंसी वाला जो एग्ज़ाम देना है, मतलब हमारे पास एज अ प्रैक्टिशनर जो एप्लीकेबल है, वो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी वाला एग्ज़ाम एप्लीकेबल है। तो उसको पास करना है आफ्टर 10 इयर्स जो हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो उस केस में अगर हम जाना चाहते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक वेबसाइट दी हुई है IBBI.gov.in। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस वेबसाइट पे करना है IBBI.gov.in। तो जब हमने इसको ओपन किया IBBI.in, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इसको। और इसे क्या करना है, इस पे जब हम गए तो यहाँ पे एक एग्जामिनेशन करके आया, आप कर्सर देख रहे हो, एग्जामिनेशन पे है मेरा कर्सर। अब इसमें आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप जो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन दे रहे हो विद इफेक्ट फ्रॉम, कौन सा वाला आप दे रहे हो, 1 जुलाई 2023। ठीक है। तो सिलेबस, ये वाला सिलेबस है, किया हुआ है पूरा। हमने इस पे क्लिक किया। सबसे पहले जो इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई 2023 वाला इफेक्टिव है। ठीक है। इसमें हम सिलेबस पे गए। अब सिलेबस हमें क्या बताता है, हमें सिलेबस पूरा दे रखा है यहाँ पे, कि
कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 4 मार्क्स के आपके कोड के आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आते हैं इसमें। और उसके बाद में सारे बिजनेस लॉ से कितने मार्क्स का आएगा, है ना, इसमें कौन कौन से एक्ट हैं, इस पे दिए, इस पे दिए, इस पे दिया हुआ है। तो आपको इसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो जुलाई 2023 मतलब जो कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ये वो वाला सिलेबस है। जैसे कि हम मेरे केस में अभी मैंने दिया 1.5 महीने पहले, ये वाला सिलेबस एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें केस स्टडीज हैं वो 70 मार्क्स की आ रही है आपकी। तो सबसे ज्यादा वेटेज इन्होंने वेटेज दे रखी है एग्जाम में, तो वो सबसे ज्यादा केस स्टडीज तो है। तो उसमें जो केस स्टडी भी है, तो उसमें भी आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले जो चैप्टर है CIRP, है ना, उस वाले चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है। केस स्टडी CIRP एंड प्रोसेस, यानी लिक्विडेशन वाले प्रोसेस से कितनी आएंगी, CIRP से कितनी आएंगी। और प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी है तो वो 8 मार्क्स का आ रहा है। इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन है बैंकरप्सी का, तो वो हमारा 8 मार्क्स का आ रहा है। बिजनेस जनरल लॉज से रिलेटेड कोई केस 6 मार्क्स की, तो वो 8 मार्क्स की आ रही है। और केस स्टडी ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ रही है, तो वो 6 मार्क्स की आ रही है। तो इस हिसाब से इन्होंने वेटेज दिया है। तो सबसे पहला आपका फोकस चाहिए, वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले इतने सारे लॉज इन्होंने दिए हैं, बहुत सारे लॉ हैं इसमें। मेन फोकस आप करो, एक्ट पे करो, IBC एक्ट, उसके रेगुलेशंस और उसकी केस स्टडी। अब इसमें देखो, ये केस स्टडी दी है, केस स्टडी का भी मार्क्स है। केस स्टडी में से ये कुछ भी पूछ सकते हैं। और केस स्टडी अगर आप केसेस पढ़ोगे तो आपकी जो यहाँ पे जो ये इतनी सारी 70 मार्क या केस स्टडी वाली आपको इन केसेस को पढ़ने से सबसे ज्यादा क्लियरिटी आपकी वहीं से आएगी। और आप एक अच्छे प्रोफेशन तभी बन सकते हो जब आपने इन सारे केसेस को पढ़ा हो और इन केसेस को अच्छी तरीके से समझाओ। क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन में ये मतलब कोई भी केस का नाम पूछ सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन दिया इन्होंने और उसमें दे दिया कि फलाने केस में ये हुआ था, मतलब लास्ट का जिस्ट दे दिया उन्होंने, लास्ट की लाइन। अब आपको उस केस का नाम सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है, उसमें से आप कौन सा केस करना है कि कौन सा केस है। तो आपको सबसे पहले एक तो कौन कौन से केसेस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के दे दी कि आपको ये 31 केसेस ये आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हाई कोर्ट के कितने केसेस दिए हैं, 7, तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर। उसके बाद में आपको एनसी कितने 80 के कितने केसेस हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको NCLT के कितने केसेस हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, उसके हिसाब से चलना है। ना आपको जरा भी किसी और केस को टच करना है, ना इनको छोड़ना है। मतलब आपको ये सारा कुछ अच्छे से कवर करना है जो IBC से रिलेटेड है पोर्शन, क्योंकि मेन मार्क्स आपके वहीं से आने वाले हैं। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग है 0.25%। ये इन्होंने दिया है कि अगर हम रॉन्ग आंसर देंगे तो हमारा 0.25% आएगा, कट जाएगा। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमारा 1 नंबर प्लस उसका 0.25% निकाल लो आप, वो उतना हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी 1.25 हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है जो कि हमें लगता है कि ये रेलिवेंट हमें आता ही नहीं है और हमें इसका क्वेश्चन 50-50 क्या, हमें 25% भी नहीं पता है इसका क्वेश्चन। जहाँ भी 50-50% में भी अगर आपको लग रहा है कि हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसमें भी आप पहले देख लो कि आपके जो सही क्वेश्चन है एग्जैक्टली उसके हिसाब से, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स इसमें चाहिए 100 में से 60%। ठीक है, तो 60% मार्क्स लाने हैं। अब वो 60% हम मार्क्स कैसे लाएंगे कि हम पहले तो उन क्वेश्चंस को देख लें जो हमें एकदम श्योर है कि 50 नंबर तो हमारे इससे निकल ही आएंगे, ये तो हमारे 100% वाले हैं। अब हम उसको उठाएं, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हम पहले उन क्वेश्चंस को उठाएं
जो हमें एकदम सटीक आ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे 50 नंबर्स के हमें बिल्कुल एकदम बढ़िया से आ रहे हैं तो हमने उनको अटेम्प्ट कर दिया, तो हमारे 50 नंबर तो आ गए, ये तो 50 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। अब हमें चलना है अदर 10 मार्क्स के लिए। तो अदर 10 मार्क्स को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें ये सोचना है कि जो हमारे 100 का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से ऐसे या 2 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन जो कि जिसमें हमें या तो 75% हम श्योर हैं या 50% हम श्योर हैं। मतलब एकदम ही जो नहीं आता है वो छोड़ दीजिए, और जिसमें आपको लगता है और वो तो आपके मार्क्स में नहीं बैठ पा रहा है, 60 में आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप चांस ले सकते हो। तो बेसिकली आपको इस एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पेपर में भी और एग्जाम में भी। मैंने क्या किया, मैंने पहले तो मैंने अपने जोड़ लिए कि मेरे इतने नंबर तो मेरे ये श्योर है, मेरे इससे निकल ही आएंगे, इतने मार्क्स तो मेरे निकल ही आएंगे। अब मुझे जो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, पर वो मार्क्स मेरे अगर नहीं निकलते हैं अगर वो सही हो जाते हैं तो उस केस में उससे निकल सकते हैं। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जहाँ पे मुझे लग रहा था कि 80 नंबर तो मेरे सही है, पर लेकिन फिर भी मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए, मतलब ये हो सकता है शायद नंबर श्योर है, बट लेकिन हो सकता है ये जिनको मैं श्योर सोच रही हूँ शायद वो गलत हो, 2-4 उसमें से गलत निकल जाए। तो उस केस में मैंने फिर 50 से जो 75% के मेरे क्राइटेरिया में मुझे लग रहा था कि ये मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट है, तो उनको अटेम्प्ट किया। तो इस हिसाब से किया पेपर, तो भगवान की कृपा रही और ये पास हो गया। अब इसमें मैं बता दूं आपको फीस क्या लगती है जब आप करोगे, तो 5 दोगे तो 5,000 रुपीज प्लस जीएसटी एप्लीकेबल है, यानी टोटल मिला के 5,900 की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें अटेम्प्ट का कोई वो नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, अटेम्प्ट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका पहली बार में नहीं निकल रहा तो आप सेकंड चांस लो, थर्ड चांस लो, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है। अब मैं बुक भी सजेस्ट करूंगी आपको, जी सेकर की जो बुक है, मैंने उनसे तैयारी की थी, सीए जी सेकर की बुक से, तो वो भी काफ़ी तो बुक, तो आप चाहे तो उससे इस पेपर की तो ये एग्ज़ाम पास हो गया। सपोज करिए अब आपका ये एग्ज़ाम पास हो गया। अब भैया हम तो है, हम प्रोफेशनल है, हम सीएस कर लिया, सब करके बैठे हैं, अब इसको करने की क्या ज़रूरत है हमें। तो बेसिकली क्या है, देखिए अब मैं आपको बताऊं कि इससे क्या फ़ायदा है। एक तो बेनिफिट हमारा ये है कि सबसे पहले जैसे सीए और सीएस हमने दोनों किए हुए हैं, पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या चीज़ की कर सकते हैं, या तो हम सीए की कर सकते हैं, या हम सीएस की कर सकते हैं, या हम एडवोकेसी की कर सकते हैं, या हम कॉस्ट अकाउंटेंट की कर सकते हैं। चारों हमने कर रखे हैं, पर हम प्रैक्टिस सिर्फ एक ही चीज़ की कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप आईआरपी हैं या आरपी हैं, आपने ये पेपर पास कर लिया, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने, अगर आप सीएस हैं तो सीएस की प्रैक्टिस आपकी गोइंग ऑन जैसे है वैसे रहेगी, सीए है तो सीए की प्रैक्टिस रहेगी आपकी गोइंग ऑन, आप एडवोकेट है तो एडवोकेट की आपकी प्रैक्टिस, और अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट है तो वो गोइंग ऑन रहेगी। तो इसमें ये बेनिफिट है कि हमारे एक और फील्ड हमने पकड़ लिया, और हमारे पास एक और हम उस आ गया, और हम उसमें भी एलिजिबल हो गए काम करने के लिए। तो ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया, के लिए जुलाई तक के लिए है, क्यों देखिए ये लिखा है, देखिए ये आप सही से पढ़िएगा नोटिस में कि आपके जो रेगुलेशंस आएंगे, क्योंकि वो 31 मार्च 2023 तक के अमेंडमेंट के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, जो सिलेबस है ये वाला, ठीक है। अगर अभी जुलाई के बाद कोई नया सिलेबस आता है तो आपको वो कीप इन माइंड रखना पड़ेगा, और उस क्या चेंजेस हुए हैं केस लॉ, क्योंकि केस लॉ बहुत चेंज होते रहते हैं। पहले कुछ केसेस थे, फिर जैसे जैसे जजमेंट पास हो जाती है तो यहाँ पे ये केसेस भी अपडेट कर देते हैं, और रेगुलेशन क्योंकि रेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलेशन होते हैं ज़्यादा चेंज होते हैं आईबीसी में। तो इनको भी कीप इन माइंड रखिएगा कि क्या पहले केसेस थे और क्या आप केसेस हैं, और क्या अब इस स्टडी कुछ चेंज किया है जो सिलेबस है। तो वो नया अगर सिलेबस आएगा जुलाई के बाद तो वो उस केस में ठीक है होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। अब सबसे यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को।
ठीक है, यस करना है, एग्री हो आप, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे वेबसाइट पे, अगर न्यू यूजर हो तो आपको एज एन करना पड़ेगा, और अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आपको एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपको यहाँ पे, ये मेरा है ऑलरेडी, तो जो है मैं इसमें अपना लॉगिन मैं कर सकती हूँ, तो वो लॉगिन करना होगा वहाँ पे जाके। तो ये एग्ज़ाम की यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन भी दे रखी है, सब नंबर वगैरह, तो अगर आपको जहाँ पे डाउट आ रहा है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे आप हेल्प करके मतलब हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो बेसिकली मोटा मोटी ये हो गया एग्ज़ाम का, कि सिलेबस हमें पता लग गया, हमें कैसे करना है। अब मान लीजिए ये एग्ज़ाम होता कहाँ है, आप घर पे बैठ के दे सकते हैं या कहीं जाना होगा या कैसे करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एग्ज़ाम होगा कैसे, कि हमने अपने इस वेबसाइट पे लॉगिन किया, यहाँ पे हम व्यू में गए, ठीक है। ये तो मेरा वो पूरा वो आ गया जो मैंने अपनी प्रोफाइल फिल करी थी यहाँ पे। तो अभी अभी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो इन्होंने ये दे नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आता था। अब जैसे आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको दिल्ली में हो आप तो दिल्ली में एग्ज़ाम देना है, या आपको आगरा में हो आप तो आगरा सेंटर है वहाँ पे देना है। तो इस हिसाब से इन्होंने स्टेट वाइज सेंटर ले रखे हैं यहाँ पर, तो आप वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से सेंटर पे जाके एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। तो वो एक है कि आप एक एग्ज़ाम सेंटर अपना सिलेक्ट कर लो जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे दिल्ली चाहे आगरा या और भी किसी स्टेट में, तो वो आपने वहाँ पे कर लिया। तो अब ये वैसे तो जो सिलेबस आप पढ़ोगे वहाँ भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इन्होंने, तो उसके बाद आप आराम से यहाँ पे एग्ज़ाम पे जाके रजिस्टर कर सकते। और लेकिन ऑनलाइन है, को ये ऑनलाइन है, बट आपको उन स्पेसिफिक सेंटर में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये 2 आवर मिलेंगे आपको, और उसमें जाके आपको ऑनलाइन देना होगा। हो गया ये हो गया ब्रीफ मेरा, कि हम कैसे एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, और क्या क्या हमें करना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। और मैंने इतना डिले किया आपको आने के लिए और बताने के लिए, तो कोई नहीं है, अब ये रेगुलर आपको मिलेंगे वीडियोस, और मैं केसेस भी ब्रीफ करूँगी। और मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अगर आप लोग मुझे बोलें कमेंट बॉक्स में, तो मैं इस पे, जैसे मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी जो लिए ज़रूरत एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अगर आप चाहें तो मैं सिलेबस के हिसाब से भी आपको समझा सकती हूँ। तो वो सिलेबस पे भी देख लेंगे कि सिलेबस के हिसाब से हम आईबीसी को कैसे कर सकते हैं, और कैसे आपको बेटर नॉलेज दे सकती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अगर किसी को एग्ज़ाम क्लियर करना हो, या किसी की कोई क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।